देखिए दोस्तों, का जबरदस्त कोट बोली गई है कि इफ यू हेजिटेट टू इन्वेस्ट ऑन योर ड्रीम्स इट मीन्स दे आर नॉट वर्थ इनफ। अगर आप आपके ड्रीम्स को ऐसे ही हासिल करना चाहते हो कि हाँ मैं तो बैठा रहूँगा भैया बैठी रहूँगी और मेरे ड्रीम्स जो है वो पूरे हो जाएंगे, तो वो ड्रीम्स कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। आपको आपके ड्रीम्स के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो टाइम हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, वो खून हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके ड्रीम्स के लिए अगर आप ये सारी चीज़ें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपने जो ड्रीम देखे हैं वो आपकी ही नज़रों में वर्थ नहीं है। और जो चीज़ आपकी ही नज़रों में वर्थ नहीं हो सकती, उस चीज़ को आप हासिल नहीं कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर आपके ड्रीम्स के लिए लोग तो क्या क्या इन्वेस्ट कर देते हैं। लोग अपना खून पसीना जो भी चीज़ है सब इन्वेस्ट कर देते हैं और तब हमें डेडिकेशन दिखता है। और यही फ़र्क होता है इतिहास रचने वालों में और इतिहास पढ़ने वालों में। जो लोग सारी चीज़ें अपना हर एक समय, अपना पैसा, अपना खून, अपना पसीना, हर चीज़ जब इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके रिटर्न्स इतने ज़बरदस्त मिलते हैं कि वो इतिहास रच देते हैं। और जो बाकी के लोग हैं वो उनके बारे में इतिहास पढ़ते रहते हैं। इसलिए डिपेंड आप पर करता है कि आपने जो ड्रीम्स देखे हैं वो आपकी नज़रों में कितने वर्थ है और आप कितना उनके लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप को, जहां पर आप एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियोस देख सकते हो। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन की हुई मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 21 अप्रैल का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेट कौन सा है ये आपको बताना है। अब आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, स्टेट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। PDF और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो कासरगोड़ा है वो किस तरीके से वायरस से फाइट कर रहा है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो हम शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि वही सारी चीज़ें दी हुई है। हमने आगरा मॉडल भी देखा हुआ है, हमने जो भीलवाड़ा मॉडल है वो भी देखा हुआ है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये वाला मॉडल भी हम शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ ये जो डिसइंफेक्टेंट है ये यहाँ पर ह्यूमंस पर स्प्रे क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए, डिसइंफेक्टेंट जब स्प्रे किया गया था उस टाइम पर ही हमने ये वाला आर्टिकल देखा था, इसलिए दोबारा इसे हम नहीं देखेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है कोविड-19 किस तरीके से इंडियन रुपी को हर्ट कर रहा है, एक्सचेंज रेट को हर्ट कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसे हम देखेंगे लेकिन शॉर्ट में देखेंगे। उसी के साथ साथ अगर एडिटोरियल पेज आइडियाज पेज देखते हैं तो देखिए ये और ये जो आर्टिकल है, ये दो आर्टिकल ये जो सेंटर और स्टेट है उसी के साथ साथ जो ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमी किस तरीके से रहनी चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 जो आया है इसकी वजह से एनवायरनमेंट पर और उसी के साथ साथ इकोनॉमी पर, मतलब 2E पर किस तरीके से फ़र्क पड़ा है उस पर मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँ। मतलब वो वैसे वीडियो होते हैं ना जिसमें मैं खुद भी दिखता हूँ, तो वैसा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ जिस पर मैं कंप्लीटली एनवायरनमेंट और इकोनॉमी पर एनालिसिस करूँ। तो इसीलिए ये जो आर्टिकल्स हैं इसमें जो भी दिया हुआ है मैं उसमें कवर करूँगा। तो यहाँ पर ये वाले आर्टिकल्स हम नहीं देखने वाले हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, क्योंकि आज या कल में ही वो वाला वीडियो जो है वो आपको ज़रूर दिख जाएगा। क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें अब यहाँ पर क्लियर हो गई है। मैं अब तक इसलिए नहीं ला रहा था क्योंकि अब तक जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही थी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर यू कर्व लेगी, हमारी इकोनॉमी वी कर्व लेगी, किस तरीके से बाउंस बैक कर सकती है। तो इस पर अब तक क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब तक बहुत कुछ क्लैरिटी जो है वो आ चुकी है। इसीलिए ये जो आर्टिकल्स हैं ये हम उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले तो यहाँ पर इकोनॉमी सेक्शन जो है उसमें से एक आर्टिकल देखने को मिलता है। हमारा इकोनॉमी सेक्शन, ठीक है, उसमें आया है कि US ऑयल जो है वो क्रैश हुए हैं, 300% क्रैश हुए हैं। मतलब यहाँ पर आप देखिए कि नेगेटिव में चले गए हैं। नेगेटिव मतलब आप समझ रहे हो, नेगेटिव मतलब होता है कि अब यहाँ पर जो सेलर है, जो सेल कर रहा है क्रूड ऑयल, वो अब पैसे पे करेगा बायर को। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जो बायर है वो पैसे पे करता है कि खरीदने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर सेलर बेचने के लिए पैसे पे करेगा। मतलब ये पूरा मसला क्या है ये यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यहां पर आप देख सकते हो कि US ऑयल प्राइसेस नेगेटिव में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि जो डिमांड है वो यहां पर ड्राई अप हो गई, जो डिमांड है वो यहां पर कंप्लीटली खत्म हो गई। अब यहां पर फिर से जो रिबाउंड है वो यहां पर कर लिया गया और अब यहां पर जीरो के ऊपर हमें जो ऑयल प्राइसेस है एट प्रेजेंट सिचुएशन में देखने को मिल रहे हैं। एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो $1.35 पर बैरल इतनी प्राइस हमें यहां पर देखने को मिल रही है।
अब सवाल ये नहीं आता है कि एट प्रेजेंट प्राइसेस कितनी है, लेकिन सवाल ये आता है कि नेगेटिव में जो प्राइस है वो क्यों चली गई, इतना क्या हुआ कि हमें जो क्रूड ऑयल प्राइसेस के दाम हैं वो एकदम नेगेटिव में दिखाई दिए। अब देखिए, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा डिमांड और सप्लाई जो है उसे समझना ज़रूरी है। डिमांड और सप्लाई पर सारा खेल चलता है, किसकी क्या प्राइस रहेगी, किसकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, वो सब कुछ डिमांड और सप्लाई पर ही डिपेंडेंट होता है। अब फॉर एग्जांपल एक कार है। अब इस कार को खरीदने के लिए दो लोग हैं और दोनों लोग इस कार को परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों में कंपटीशन लग जाएगी कि मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा। ये बोलेगा कि मैं इसे 1 करोड़ में खरीदूंगा, ये बोलेगा मैं 2 करोड़ में खरीदूंगा, ये बोलेगा 3 करोड़ में खरीदूंगा, ये बोलेगा 4 करोड़ में खरीदूंगा। इसका मतलब क्या है कि डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, और डिमांड जैसे इंक्रीज होती है मतलब इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है, और जब वैल्यू इंक्रीज होती है तो बट ऑब्वियस है जो प्राइजेस है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होती है। तो मतलब किसी भी चीज़ की अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड अगर बढ़ रही है, तो उसकी वैल्यू, उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है। अब दूसरा सिनारियो देखते हैं सप्लाई का। अब सप्लाई में अगर कार जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्शन कार का बहुत ज़्यादा हो चुका है, कार का सप्लाई बहुत ज़्यादा है, और ख़रीदने वाला इंसान सिर्फ एक ही है, तो ऐसे सिनारियो में आप सोचिए कि कार की डिमांड जो है वो ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी। बट ऑब्वियस है कि कम रहेगी, क्योंकि कार जो है इसका सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन खरीदने वाला इंसान जो है वो एक ही है, तो यहाँ पर डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। और डिमांड अगर कम होती है तो बट ऑब्वियस है कि उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, और उसकी जो प्राइजेस है वो भी यहाँ पर कम हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू हमें बढ़ाना है तो आइदर उसकी हमें डिमांड इंक्रीज करनी पड़ेगी, या फिर हमें उसकी सप्लाई जो है वो कट करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पर सप्लाई कट कर देते हैं तो बट ऑब्वियस है डिमांड जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, और प्राइजेस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर किसी चीज़ की वैल्यू, किसी चीज़ की प्राइस अगर हमें कम करना है तो आइदर हम उसकी डिमांड कम कर सकते हैं, या फिर हम उसका सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि जो डिमांड है वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, और उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो प्राइस है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको डिमांड और सप्लाई के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। पूरा मार्केट जो है वो डिमांड और सप्लाई पर ही चलता है। कोई भी सेक्टर आप देख लीजिए, डिमांड और सप्लाई पर ही उनका जो आकलन है वो किया जाता है। अब यहाँ पर अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखोगे तो करंट सिनारियो में यहाँ पर जो कोरोना वायरस है उसने अपना कहर जो है बरसा रखा है। कहर इतना ज़्यादा हो चुका है कि ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में लॉकडाउन की घोषणा की गई है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो अब ऐसे सिनारियो में जहाँ पर लॉकडाउन है तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो बंद है। मतलब अगर आप देखोगे तो लॉकडाउन के चलते हमें यहाँ पर जो होटल्स है, जो स्पोर्ट्स इवेंट्स है, कोई भी सेक्टर आप देख लीजिए सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। मतलब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखिए, आप ट्रांसपोर्टेशन देखिए, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट अगर आप इंडस्ट्री देखो, अगर आप फैक्ट्रीज देखो, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन देखो, अगर आप एयरलाइंस में देखो, अगर आप रोड्स पर देखो, अगर आप कहीं पर भी देखो, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है किस चीज़ की होती है, वो होती है ऑयल की। अब यहाँ पर जब सारी चीज़ें बंद पड़ी हुई है, सारी चीज़ें ठप पड़ी हुई है, तो बट ऑब्वियस है कि जो ऑयल है उसकी डिमांड यहाँ पर ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी, रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी। बट ऑब्वियस है रिक्वायरमेंट जो है काफ़ी कम रहेगी। अब रिक्वायरमेंट अगर कम होती है तो बट ऑब्वियस है कि जो डिमांड है वो ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी। बट ऑब्वियस है कि जो डिमांड है वो काफ़ी कम रहेगी, और इसी के चलते यहाँ पर जो क्रूड ऑयल प्राइजेस है उसकी डिमांड यहाँ पर कम हो गई है। अब यहाँ पर जब क्रूड ऑयल प्राइसेस की डिमांड इतनी नीचे जा रही है तो यहाँ पर जो ओपेक कंट्रीज है, जो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ऑयल एक्सपोर्ट करती है, तो उन्होंने अपना सप्लाई जो है वो यहाँ पर बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए। बट ऑब्वियस है अपना सप्लाई जो है वो कम कर देना चाहिए, जिससे कि प्राइसेस जो है वो मेंटेन रहे। ओपेक कंट्रीज जो है ऐसा करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उसी बीच यहाँ पर रशिया जो है उसकी एंट्री हो जाती है। रशिया भी अच्छा खासा जो माल है, अच्छा खासा जो क्रूड ऑयल है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है, और इसीलिए ओपेक कंट्रीज रशिया के जो भी व्यूज है वो यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकती है। और रशिया ने यहां पर क्या बोला, उसने बोला कि तू 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 तारा, आया है दिन हमारा। इसका मतलब यह है कि रशिया जो है वो अब यहां पर बदला लेने के लिए तैयार था। बदला किसके साथ? बदला यूएसए के साथ। अब यूएसए में बहुत छोटी छोटी कंपनीज है जो कि ऑयल एक्सपोर्ट करती है, जो कि अभी अभी बनी हुई है, और ऑयल को वो एक्सपोर्ट भी करती है। अब ऐसे सिनारियो में रशिया के ऊपर जो यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे उसका बदला लेने का मौका यहाँ पर रशिया को मिल चुका था, और रशिया ने सोचा कि अगर यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइसेस और नीचे जाते हैं तो जो भी छोटी छोटी कंपनीज यूएसए में हैं वो कंप्लीटली डूब जाएगी, वो कंप्लीटली बंद हो जाएगी, और यूएसए की इकोनॉमी पूरी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इसी के चलते यहाँ पर रशिया जो है
उसने बोला कि मैं यहाँ पर अपना जो सप्लाई है, अपना जो प्रोडक्शन है, उसे कट नहीं करूंगा। मैं अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाऊंगा, जिससे कि प्राइजेस और नीचे गिरेंगे। प्राइजेस और नीचे गिरेंगे तो जो छोटी छोटी कंपनीज यूएसए में है वो कंप्लीटली तबाह हो जाएगी। और यहीं से फिर जो क्रूड ऑयल प्राइसेस की एक क्लैश है वो यहाँ पर शुरू होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सऊदी अरेबिया, जो कि इनका लीडर माना जाता है ओपेक कंट्रीज का, सऊदी अरेबिया जो है ये भी यहाँ पर ऑयल प्राइस वॉर में कूद गया और यहाँ पर उसने भी अपना प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पर जब प्रोडक्शन और ज्यादा इंक्रीज हो गया, डिमांड यहाँ पर घटती जा रही है, प्रोडक्शन यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब सप्लाई इंक्रीज होता जा रहा है, डिमांड गिरती जा रही है, तो प्राइजेस का क्या होगा? प्राइजेस क्रैश होने लग गई, प्राइजेस और नीचे जाने लग गई। और देखते ही देखते यहाँ पर जो ऑयल के दाम है वो $20 पर बैरल से भी नीचे आ रहे थे। अब ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जो बड़ी बड़ी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है वो थोड़े प्राइसेस तो सस्टेन कर सकती थी, लेकिन अब उन्हें भी यहाँ पर नुकसान हो रहा था, उन्हें भी यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। और इसीलिए यहाँ पर जो ओपेक कंट्रीज है उन्होंने फाइनली ये सोचा कि अब हम यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन है वो कट करते हैं। और रशिया जो है उसने भी ये मान लिया कि ठीक है, अब मेरा काम यहाँ पर हो गया, मेरा दिन जो है वो खत्म हो गया, अब ऐसे सिनारियो में यहाँ पर मैं भी जो ऑयल प्रोडक्शन है वो कट कर देता हूं। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन कट किया गया 6 मिलियन बैरल से, लेकिन जो डिमांड है वो 9 to 10 मिलियन बैरल के कम होती जा रही थी। मतलब जो डिमांड्स है वो और ज्यादा कम हो रही थी एज कंपेयर टू जो प्रोडक्शन कट वो कर रहे थे। और इसी के चलते जो ऑयल प्राइसेस है वो और ज्यादा नीचे आ रहे थे। अब यहां पर आप सोचिए कि अगर प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन हो ही रहा है, लेकिन कोई परचेस ही नहीं कर रहा है कोई चीज, मतलब कार जो उसका प्रोडक्शन चल रहा है। अब यहां पर कार का प्रोडक्शन इतना हो चुका है कि अब उसे रखने की जगह भी नहीं मिल पा रही है। वैसे सिनारियों में यहां पर जब प्रोडक्शन चल ही रहा है लेकिन खरीदने वाला कोई भी नहीं है, तो फिर जो जगह है रखने के लिए वो यहां पर खत्म हो जाएगी। और अगर जगह खत्म हो जाती है तो ऐसे सिनारियों में क्या होगा? ऐसे सिनारियों में यही होगा कि जो प्रोडक्शन करने वाला है वो खरीदने वाले को पैसे देगा, या पैसे ले लो लेकिन ये जो चीज यहाँ पर पड़ी हुई है वो प्लीज लेकर जाओ। और यूएस में हमें वही देखने को मिला कि यहाँ पर यूएस में ऑयल प्राइसेस जो है वो जीरो से भी नीचे चले गए, मतलब -$37 पर बैरल पर चले गए। जो स्टोरेज है वो कंप्लीटली यहाँ पर फिलअप हो चुके थे, मतलब जो प्रोडक्शन करने वाले हैं अब उनके पास जगह नहीं थी कि यहाँ पर स्टोर कहाँ पर किया जाए ऑयल को। इसीलिए वो सोच रहे थे कि अब यहाँ पर हम पैसे देकर इस ऑयल को बेचना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि फिर प्रोडक्शन जो है बंद ही क्यों नहीं कर देते हैं? अब देखिए, प्रोडक्शन बंद जब किया जाता है उसके बाद फिर से शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, जो कि बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता है। इसीलिए मोस्टली कंप्लीटली शटडाउन जो है ऑयल प्रोडक्शन का वो करना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑयल की जो डिमांड है वो कोरोना वायरस खत्म होने के बाद ही बढ़ सकती है, लेकिन एट प्रेजेंट सिनेरियो अगर देखा जाए कोरोना वायरस केसेस जो है वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और जो डेथ है उससे रिलेटेड वो भी बढ़ती जा रही है। और जब यहाँ पर कोरोना वायरस केसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल इसमें आना ये काफी मुश्किल हो जाता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका भी लगा है, मतलब डिप्रेशन की भी बात कर रहे हैं लोग। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर जो भी डिमांड है फिर से उतनी ही इंक्रीज होना ऑयल की, ये इसमें अभी काफी वक्त भी लग सकता है। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर जो ऑयल प्राइसेस की डिमांड है वो और ज्यादा नीचे जा सकती है और जो प्राइसेस है वो भी नीचे ही रह सकते हैं। अब ऐसे सिनारियों में इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? अब देखिए, इंडिया में जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, और अगर 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाना पड़े तो फिर ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जो डिमांड है इंडिया में वो कंप्लीटली डिक्रीज ही रहेगी। और ऐसे सिनारियों में आप देखिए जो रूपी के प्राइसेस है वो भी कंटिन्यूसली नीचे गिर रहे हैं। अब रूपी के प्राइसेस नीचे क्यों गिर रहे हैं इस पर मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। और ऐसे सिनारियों में अगर आप देखोगे तो अगर जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो अगर नॉर्मल अपनी इस पर चलते, मतलब $50 पर बैरल पर चलते, तो इंडिया को यहाँ पर मुश्किल होती, क्योंकि रुपये की प्राइस जितनी ज्यादा नीचे जाएगी उतना ही प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होता था इंडिया को ऑयल बाय करने में, उतना ही महंगा इंडिया को ऑयल जो है वो मिलता था। लेकिन यहाँ पर ऑयल जो है वो भी नीचे जा रहा है। तो ऐसे सिनारियों में इंडिया के पास एक ही अपॉर्चुनिटी भी है कि यहाँ पर जितना नीचे जा रहा है तो इंडिया बाउंस बैक जल्द से जल्द कर सकता है, क्योंकि इकोनॉमी को ज्यादा बढ़ाने के लिए जो ऑयल है उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती ही है। तो ऐसे सिनारियो में इंडिया को भले ही यहाँ पर रुपये जो है बहुत नीचे चला गया हो, लेकिन फिर भी जो क्रूड ऑयल है वो ज्यादा महंगे दामों में नहीं मिलेगा
और यहाँ पर जहाँ सरकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करेगी कोरोना वायरस से निपटने के लिए, तो ऐसे सिनारियों में जो गवर्नमेंट है उनके पास पैसा जो है वो कम आ रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जो ऑयल है उस पर जो सरकार टैक्स लगाती है उसे यहाँ पर इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि हमें अगर क्रूड ऑयल फॉर एग्जाम्पल $30 पर बैरल में मिल रहा है, मतलब हम 30 रुपये पकड़ते हैं, ठीक है, 30 रुपये में मिल रहा है, प्लस यहाँ पर सरकार जो है अगर वो 40 रुपये जो है वो अपना टैक्स लगा रही है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 70 रुपये का हमें पेट्रोल मिलेगा, ठीक है। अब नॉर्मल इसमें यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है वो और ज़्यादा नीचे गिर गया है, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर 10 रुपये में ही हमें ऑयल मिल रहा है। अब यहाँ पर सरकार जो है 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर सकती है, जो कि प्राइजेस हमें उतने में ही मिलेगा, पेट्रोल हमें 70 रुपीज़ में ही मिलेगा, लेकिन सरकार को ज़्यादा पैसा मिल सकता है, जिससे कि सरकार और ज़्यादा यहाँ पर खर्च कर सकती है और जो भी यहाँ पर कोरोना से पूरा इंपैक्ट हो रहा है इकोनॉमी पर उसे सुधार सकती है। अब हालांकि हमने यहाँ पर जो क्रूड ऑयल प्राइसेस यहाँ पर नीचे गए हैं ये यूएसए के इसमें गए हैं, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जीरो से नीचे नहीं गए, लेकिन फिर भी अगर हम वर्ल्ड ग्लोब के इस पर देखते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है ऑटोमेटिकली काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहे हैं। आइए हम यहाँ पर अब जो एक्सचेंज रेट है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी लास्ट आर्टिकल में हमने देखा था जो एक्सचेंज रेट है वो यहाँ पर 76 चला गया है, अगर हम डॉलर्स के कंपैरिजन में रुपीज़ जो है वो देखते हैं तो। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो नीर है और रीर है इसके बारे में दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और उसी के साथ साथ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसे हम नीर और रीर भी कहते हैं। अब नीर और रीर क्या है ये मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए पूरा जो आर्टिकल है, क्योंकि देखिए इंडियन रूपी क्यों फिसल रहा है, इंडियन रूपी की वैल्यू क्यों नीचे जा रही है, इस पर मैंने कई बार वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है, अगर आपको देखना है तो आप सेपरेट वीडियो भी देख सकते हो जिसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लास्ट आर्टिकल में भी हमने देखा है कि क्यों यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है वो नीचे जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ जो है, हर चीज़ वो डिमांड और सप्लाई पर ही चलती है। लास्ट आर्टिकल में मैंने डिमांड एंड सप्लाई आपको समझाया हुआ है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि मैंने आपको एंजेलिना जोली का कई बार एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है कि एंजेलिना जोली यहाँ पर जब इंडिया में कुछ इन्वेस्ट करती है तो वो रुपी में इन्वेस्ट करेगी, मतलब डॉलर से रुपी में कन्वर्ट करेगी। तो अब डॉलर से रुपी में कन्वर्ट कर रही है, मतलब रुपी जो है उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पर रुपी जो है डिमांड इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कोरोना वायरस के चलते नुकसान हो रहा है, इसलिए सब अपना जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वापस लेकर जा रहे हैं। जब ये पैसा वापस लेकर जा रहे हैं, ऐसे सिनारियों में वापस वो रुपी में लेकर जाएंगे क्या, नहीं, वो लेकर जाएगा डॉलर में, मतलब यहाँ पर डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। इसी के चलते इंडियन रुपी जो है वो नीचे जा रहा है और जो डॉलर है वो ऊपर जा रहा है। तो ये एक बेसिक कारण है, बहुत सारे कारण है लेकिन ये एक बेसिक कारण भी हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिकली जो एक्सचेंज रेट है वो किस तरीके से हो रहा है। अब बेसिकली एक्सचेंज रेट क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करते हैं कि 1 रुपी इज इक्वल्स टू 1 डॉलर है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इंडिया में और ये यूएसए में, इंडिया में ये जो कार है, ये कार अगर मिल रही है 1 लाख रुपीज़ में, 1 लाख रुपये में, तो यहाँ पर यूएसए में कितने की मिलेगी, बट ऑब्वियस है 1 लाख डॉलर में, सही है। 1 लाख रुपये में अगर इंडिया में है तो 1 लाख डॉलर में यहाँ पर, मतलब जितना पैसा इंडियन सिटीजन खर्च कर रहा है उतना ही पैसा यूएसए में जो इंसान है वो भी खर्च करेगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर हमारा इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 20% से, या फिर हम सब बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 20% से, ठीक है, लेकिन यूएसए में इन्फ्लेशन जो है वो नहीं बढ़ रहा है। ऐसे सिनारियों में यहाँ पर क्या होगा, प्राइजेस यहाँ पर राइज हो जाएगी, मतलब यहाँ पर जो इंडियन इंसान है जो ये कार खरीदना चाहता है उसे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे पे करना पड़ेगा एज कंपेयर टू यूएसए, क्योंकि यूएसए में 1 लाख डॉलर की ही कार है, लेकिन यहाँ पर ये $1 से ऊपर की कार हो जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो होती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी डॉलर की डिमांड इंक्रीज होती है उस टाइम पर डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और इंडियन रुपी जो है वो नीचे गिर जाता है और इसके चलते हमें एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर नॉमिनल मतलब क्या होता है, नॉमिनल का मतलब होता है कि इसमें इन्फ्लेशन जो है वो एडजस्ट नहीं किया गया है, इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया गया है।
जब हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं तो उसे हम रियल कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया यूरो, हो गया पाउंड, हो गया ये सब कुछ हो गया, अलग अलग करेंसीज है। अब वो करेंसी को हम एक ही करेंसी में अगर वैल्यूएट करते हैं कि यहाँ पर डॉलर के इसमें ही हम वैल्यूएट करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं कि हम एक्सचेंज रेट को एक इफेक्टिवली एक हम ये कर रहे हैं, मतलब उसे एक राह दे रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम नॉमिनल देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन जब हम रियल देखते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन जो है वो एडजस्ट किया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर कोई हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, सपोज बैंक में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है हमें 4.5% का, ठीक है, डिपॉजिट पर। अब लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो चल रहा है 5% का। तो अगर हम इफेक्टिवली हमें इंटरेस्ट रेट देखते हैं तो हमें देखना पड़ेगा 4.5 माइनस हमें इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब 0.5 माइनस 0.5, इतना हमें इफेक्टिवली मिल रहा है। मतलब हमारे रुपये की जो वैल्यू है वो फिसलती जा रही है, हमारे जो डिपॉजिट की वैल्यू है वो फिसलती जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमें देखने को मिल रहा है ऊपर का रीर, है ना, जो रियल है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीर, जो भी नॉमिनल है। तो इस तरीके से हमें इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब ये मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है, इससे सिर्फ रिविजन पर्सपेक्टिव से शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। दूसरा, यहाँ पर हम अगर कासरगोड़ा देखते हैं किस तरीके से फाइट कर रहा है इस वायरस से। अब देखिए कासरगोड़ा बेसिकली कहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर केरला है, और केरला में यहाँ पर तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ पर कासरगोड जो है वो देखने को मिलता है, मतलब एकदम टॉप पर यहाँ पर वो जो कासरगोड है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बेसिकली किस तरीके से फाइट कर रहा है, आप एक्टिव केसेस देख सकते हो कितने कम है ना, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिकवरी रेट जो है, रिकवर्ड कितने लोग हो रहे थे, और यहाँ पर केसेस जो है किस तरीके से बढ़ रही थी। केसेस आप यहाँ पर देखिए और रिकवरी रेट यहाँ पर आप देखिए, मतलब कितना कम, यहाँ पर 46 सिर्फ एक्टिव जो केसेस है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब पहले 155 इतने से अब यहाँ पर 46 एक्टिव केसेस पर आ चुका है। तो किस तरीके से ये फाइट कर रहा है, किस तरीके से यहाँ पर केसेस कम हो रहे हैं। वही अगर आप मुंबई देखोगे, वही अगर आप पुणे देखोगे, वही अगर आप दिल्ली देखोगे, तो केसेस जो है बहुत तेज़ी से राइज हो रहे हैं। तो यहाँ पर कासरगोड जो है किस तरीके से फाइट कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स है, जो सिटीज़ है, उससे डिस्ट्रिक्ट काफ़ी दूर है, और इसीलिए यहाँ पर आइसोलेशन जो एक्सरसाइजेस है वो आसानी से की जा सकती है। दिल्ली आप देखिए, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं, मुंबई में मतलब वहाँ तो क्या बोले, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी कम लोग आते जाते रहते हैं, इसीलिए आइसोलेशन जो है काफ़ी आसान जाता है। उसी के साथ साथ कासरगोड जो है केरला का नदर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और ये कैपिटल जो है तिरुवनंतपुरम उससे काफ़ी दूर है। यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर तिरुवनंतपुरम है और यहाँ पर कासरगोड देखने को मिलता है, मतलब आप देखिए कितना दूर है, कितना दूर है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा चैलेंज जो है वो भी इससे आते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर कोई लोग जा रहे हैं, अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि उनके घर तक पहुँचने में उन्हें काफ़ी वक्त लग जाएगा, है ना। इसीलिए क्या होता है कि वो छोड़ते ही नहीं, उस चीज़ को छोड़ते ही नहीं, उस जगह को छोड़ते ही नहीं है। तो ये भी एक चैलेंज जो है हमें देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मेजर सिटीज़ है उससे कॉन्टैक्ट इसका बहुत दूर रहता है। इसीलिए अगर कॉन्टैक्ट ही नहीं है ज़्यादा लोगों का, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, आइसोलेशन एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने यहाँ पर अग्रेसिव टेस्टिंग पर रिलाई किया, टेक्नोलॉजी पर रिलाई किया, जो फुल प्रूफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है वो यहाँ पर की। हमने देखा था साउथ में क्या किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का भरपूर वापर किया जा रहा है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो की जा रही है, जिसके तहत यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी अवेयरनेस यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। सेक्शन 144 जो है वो इम्पोज की गई थी एंटायर डिस्ट्रिक्ट में, तो जिससे कि क्या हुआ, यहाँ पर सर्विलेंस करने में काफ़ी आसानी गई। लोग जो है वो घर में ही रह रहे थे, जिससे सर्विलेंस जो है काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ। जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कोऑर्डिनेशन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से किया गया, स्पेशल ऑफिसर यहाँ पर लगाए गए, जिससे कि जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। उसी के साथ साथ यहाँ पर केयर फॉर कासरगोड इनिशिएटिव ये जो किया गया था, इसमें डिटेल एक्शन प्लान जो है वो लाया गया, जिसके तहत यहाँ पर कोरोना वायरस से कॉम्बैट हम प्रॉपर तरीके से कर सके, वो सारी चीज़ें इसमें लाई गई हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। बाकी भीलवाड़ा हमने देखा था, वहाँ पर भी इसी तरीके से पूरा आइसोलेट किया गया, जो भी चीज़ें हैं, दुकानें हैं, वो बंद रखी गई, मतलब लोगों के घर में राशन जो है वो यहाँ पर दिए जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो ये जो मॉडल्स है, ये मॉडल्स का इस्तेमाल अगर देखें हम, अगर ये कर्टेल करने में कामयाब हुए हैं तो कंप्लीट लॉकडाउन के चलते ही हुए हैं, मतलब यहाँ पर जो मूवमेंट है कंप्लीटली स्टॉप करने के चलते ही हुए हैं। तो जहाँ पर अगर मूवमेंट हो रही है, जहाँ पर अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, वहाँ पर इसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और ख़ासकर जो कंटेनमेंट एरियाज़ है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है।
नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आरबीआई जो है उन्होंने हाइक किया है सेंटर का वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट। अब वेज एंड मीन एडवांस लिमिट जो है वो हमने देखा था क्या है, हमने 18 अप्रैल का आप वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आरबीआई ने जो भी मूव्स किए हैं उस पर मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है उस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्टेट है वो एडवांसेस लोन ले सकती है आरबीआई से, है ना, उसे हम कहते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो यहाँ पर आरबीआई से जब लोन ले पाएगी, क्यों ले पाएगी, क्योंकि यहाँ पर मिसमैच हो रहा है, जो उनके पास पैसा आ रहा है वो कम हो रहा है, सेंटर की तरफ से पैसा आ नहीं रहा है और खर्च उन्हें ज़्यादा करना पड़ रहा है कोरोना वायरस के चलते। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर चल क्या रहा है कि जो स्टेट है वो अब यहाँ पर ज़्यादा जो लोन है वो ले सकते हैं, जो लिमिट है वो अब यहाँ पर 1.2 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ जो है वो कर दी गई है आरबीआई के द्वारा, जिससे क्या होगा जो स्टेट्स है वो ज़्यादा पैसा ले पाएंगे और कम इंटरेस्ट रेट पर, क्योंकि जो रेपो रेट है उस पर उन्हें ब्याज दर पे उन्हें लोन चुकाना पड़ता है, तो कम ब्याज दर पर वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकते हैं, जिससे कि जो भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है वो यहाँ पर पूरा कर सकते हैं, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो भी उन्हें करना है वो कर सकते हैं और फाइनली कोरोना वायरस से वो आसानी से लड़ सकते हैं। डिटेल में अगर आपको इसको जानना है तो आप वेज एंड मीन्स जो मैंने 18 अप्रैल को समझाया हुआ है आपको, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कल ही हमने देखा था कि जो एफडीआई नॉर्म्स है उसे स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। एफडीआई दो तरीके के देखने को मिलते हैं, एक होता है एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब एफपीआई जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एफडीआई जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या किया गया है कि इतना जब रिसेशन आ रहा है जहाँ पर सारी कंपनियां लॉस में जा रही है, वहाँ पर जो चाइनीज़ कंपनीज है, चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके हमारे मार्केट को कैप्चर ना कर ले, इस डर से यहाँ पर इंडिया जो है उन्होंने क्या किया है, कोविड-19 के चलते यहाँ पर फ़ायदा ना उठाया जाए इसलिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स लाए थे। इसमें उन्होंने क्या किया था, पहले ऐसा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अगर किसी को करना है तो उन्हें गवर्नमेंट रूट से आना पड़ेगा। गवर्नमेंट रूट होता है, ऑटोमेटिक रूट होता है। गवर्नमेंट रूट मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको परमिशन लेनी पड़ती है। ऑटोमेटिक रूट होता है मतलब आप सीधा एफडीआई कर सकते हो, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट की। लेकिन अब यहाँ पर इंडिया ने क्या चेंजेस किए हैं कि इंडिया को जितनी भी कंट्रीज बॉर्डर करती है उन सबको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उन्हें यहाँ पर गवर्नमेंट रूट से ही आना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट से परमिशन जो है लेनी पड़ेगी। अब इसी के चलते चाइना जो है खुश नहीं है। चाइना ने कहा है कि WTO के जो रूल्स है उसे वॉयलेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कर रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर क्या है कि प्रिवेंटिव मेजर जो है वो कोई भी सरकार ले सकती है, कौन से एफडीआई उन्हें करना है, कौन कौन से सेक्टर में करना है। जैसे कि जो क्रूशियल सेक्टर होते हैं जैसे कि डिफेंस है, उसमें यहाँ पर एफडीआई इन्वॉल्व नहीं होता है ऑटोमेटिक रूट से। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चाइना ने यहाँ पर कहा है WTO का वॉयलेशन है, यहाँ पर एक्चुअल में नहीं रहेगा, तो ये भी केस जो है वो चल सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हमने मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखी थी, तो ये हमारे खूबसूरत धरती, हम जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब हमें नीचे ही आना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पर देखा था, मतलब अभी ही हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, और वो कौन सा स्टेट है, वो स्टेट है केरला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वो राज्य केरला, जिसके बारे में मैंने मैप में आपसे पूछा था, और उसी के साथ इसी के बारे में हमने कासरगोड जो है उसमें भी चर्चा की थी। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो ये है त्रिवेंद्रपुरम, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हम थोड़ा और ऊपर आते हैं तो हमें यहाँ पर कासरगोड जो है वो देखने को मिलता है। तो ये पूरा सिनारियो है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेशनल पार्क जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पर ज़रूर लिखी होगी। उसी के साथ साथ कौन कौन से स्टेट्स को बॉर्डर करता है वो भी आपने लिखा होगा। तो ये हमारी वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, आप MM Academy को डाउनलोड ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।